हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नम्रता गोलियान। आज की क्लास में स्टूडेंट्स अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको आज की क्लास में मोटिवेटेड रहना है, फोकस्ड रहना है, अटेंटिव रहना है। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिफोर प्रोसीडिंग द टॉपिक, हम एक बार ये रिमाइंड करना चाहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है? कैपिटल इन वन वर्ड हम बात करें तो इट इज द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। आप कंपनी में जो भी एम्प्लॉय कर रहे हो, डेट्स और इक्विटी, वो आपका स्ट्रक्चर कैसा है? वेदर यू आर एम्प्लॉइंग मोर डेट, लेस इक्विटी, मोर इक्विटी और लेस डेट्स। इट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर अपना कैसे डिटरमाइन करती है। इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। वन इज द कंट्रोल, सेकंड इज द रिस्क एंड थर्ड वन इज द कॉस्ट। इन तीनों को ध्यान में रख के कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। अंडरस्टूड? कोई कंपनी एग्रेसिव अप्रोच फॉलो करती है, कोई कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करती है, और ऑप्टिमम तो रियल में एक मिथ है। कोई डेफिनेशन है ही नहीं कि इट इज ऑप्टिमम, कि आप ये रेशो फॉलो कीजिए, ये आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। अंडरस्टूड? इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज ओन रिक्वायरमेंट एंड प्रायोरिटीज। कंपनी कितना कंट्रोल शेयर कर सकती है, कंपनी कितना रिस्क बियर कर सकती है, वेदर कंपनी विल प्रेफर costlier source of finance or rather cheaper source of finance. While deciding capital structure, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखी जाती है कि इस टाइप से कैपिटल स्ट्रक्चर का फ्रेमिंग किया जाता है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म तो मैक्सिमम हो और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो। What are the main point? Overall cost of capital should be minimum and value of firm should be maximum. Understood? अब स्टूडेंट्स, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करता है या नहीं? यस और नो? आप में से कुछ यस बोल रहे हैं और आप में से कुछ नो भी बोल रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर सपोर्टिंग टू अप्रोचेस, आइदर रेलिवेंसी और आइदर इररेलिवेंसी। रेलिवेंस अप्रोच में ये बोला गया है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो वैल्यू फर्म को अफेक्ट करता है। जो पर्सन्स इररेलिवेंसी को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट हो जाए। अंडरस्टूड? जो रेलिवेंसी को सपोर्ट करते हैं उसके अंदर थ्री थ्योरीज हैं: नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एमएम अप्रोच विद टैक्स। एमएम अप्रोच मींस मिलर एंड मोदी-गिलानी विद टैक्स। इनकी सेकंड अप्रोच है इररेलिवेंसी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एमएम विदाउट टैक्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन ओनली टू अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। These three discuss will in the next class. So stay tuned with Commerce Udan. आज की क्लास में स्टूडेंट हम नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम को डिस्कस करने वाले हैं। नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दोनों ही सेम पर्सन ने दी है, दैट इज द डेविड ड्यूरेंट। सबसे पहले जिन्होंने रेलिवेंसी को सपोर्ट किया उन्हें ट्रेडिशनल स्कूल माना गया है, ट्रेडिशनल बिजनेस स्कूल्स, ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट बोला गया है या ट्रेडिशनल फाइनेंशियलिस्ट बोला गया है। अंडरस्टूड? नेट इनकम अप्रोच के अंदर क्या बोला गया है कि ग्रेटर द डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, लोअर शैल बी द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मोर शैल बी द वैल्यू ऑफ द फर्म। नेट इनकम अप्रोच का सबसे मेन जो अजम्पशन है यही है कि ये अज्यूम किया गया है डेट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस इन कंपैरिजन ऑफ इक्विटी। आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जितना डेट्स एम्प्लॉय करोगे उतना आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, और जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगी।
और एक अजम्पशन ये भी है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचर के रिस्क को एज्यूम नहीं कर रहे, जो शेयर होल्डर्स हैं कि उन पे क्या रिस्क होगा या क्या उनको लॉस बियर करना पड़ सकता है, वो सिचुएशन को यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है। देयर इज नो इफेक्ट। अंडरस्टूड? एक बार दोबारा देखिए, नेट इनकम अप्रोच सजेस्ट किसने की है? डेविड ड्यूरेंट ने। और बोला क्या गया है कि डेट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड ग्रेटर द डेट एम्प्लॉयड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, लोअर विल बी द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगी। तो इट सपोज द रेलिवेंसी। अब सेकंड, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये भी डेविड ड्यूरेंट ने दी है। आफ्टर नेट इनकम अप्रोच इसमें कुछ रिविजन्स किए गए और इसमें इररेलेवेंसी को सपोर्ट किया गया है। इसमें ये बोला गया है कि माना दैट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज अ चीपर इन कंपैरिजन ऑफ इक्विटी। बट होगा क्या, जब आप डेट्स अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज कर दोगे तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने आप को अनसेफ फील करेंगे। शेयर होल्डर्स विल डिमांड मोर रिटर्न। तो इससे क्या होगा, चीप विल बी ऑफसेट, क्योंकि जहां पे डेट्स इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वही शेयर होल्डर्स जो आपके प्राइस पहले कम पड़ रहे थे, दे विल डिमांड मोर रिटर्न। अंडरस्टूड? तो क्या बोला गया है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर, एज डेट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज शेयर होल्डर परसीव हायर फाइनेंशियल रिस्क। तो जो डेट आपको पहले चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस पड़ रहा था वो अब ऑफसेट हो जाएगा बिकॉज इसके अगेंस्ट इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस के प्राइस रेज हो जाएंगे। अंडरस्टूड? So it supports the irrelevancy. There is a no relationship between the capital structure and value of firm. Understood? स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम को सपोर्ट किया है, डिस्कस किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम अदर अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स. I hope you will surely cooperate me in the future too. Thanks again and bye bye.